जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव।
सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। स्वप्नस्थानः अन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः। स्वप्न स्थान में जो अंदर की ओर देखता है, जिसकी प्रज्ञा अंदर की ओर है, 7 अंगों वाला 19 मुख वाला प्रविविक्त मुख यानी कि सूक्ष्म तेजस नाम का द्वितीय चरण है। क्योंकि 15 दिन का गैप हो गया है, तो थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बातें इरेज जल्दी हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्वप्नावस्था की, और उसके पहले जो हमारा रेगुलर रूपक या तो मेटाफोर जो है, रज्जु सर्प की बात, वो बात हम कर रहे थे कि दूरी पड़ी है, अंधेरे में उसमें सांप की भ्रांति होती है, सांप दिखाई देता है, हम डर जाते हैं, कांप उठते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जैसे ही पता चलता है लाइट में ये तो दूरी पड़ी है, सर्प नहीं है, तो जब ये सर्प देखा तभी हमें डर लगा। उसी तरह ये जो संसार है वो वही दूरी के सर्प की भ्रांति दिखता है, यानी ब्रह्म दूरी है, और ये जो संसार दिखता है वो सर्प की भांति है। अभी दूरी में जो सर्प है उसको हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ सर्प है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ सर्प नहीं है, क्योंकि सर्प है इसलिए तो हमें डर लगा, इसलिए हम कांप उठे, इसलिए पसीना छूट गया, वगैरह वगैरह। और जब ये पता चला कि वो दूरी है तो सर्प नहीं है, तो दोनों बातें सही दिखती हैं। इसी तरीके से इस जगत का या तो ये ब्रह्मांड का भी है। जागरूक स्थिति में जब तक हम इस संसार में हैं तब तक
उस संसार की सारी गतिविधियों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम उसके साथ खेलते हैं, संसार के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं, कभी कुछ ऐसा हो गया तो रो लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस संसार के साथ का हमारा जो व्यवहार है वह बिल्कुल डोरी के सांप की भांति है, सॉरी। और जब भी हमें टॉर्च के लाइट में दिखाया गया कि भाई सर्प नहीं है, डोरी है, तो जागृति आ जाती है कि भाई नहीं है, तो हम खाली पीली डर गए थे, अननेसेसरली वी आर अफ्रेड, और ये तो डोरी है। इसी तरीके से जब भी हमें ज्ञान का प्रकाश होता है और संसार के ऊपर ज्ञान का प्रकाश जब भी पड़ता है, तभी पता चलता है कि यह संसार रूपी सर्प जो है वह ब्रह्म रूपी डोरी में समा जाता है। डोरी सर्प का एग्जाम्पल, सर्प की जगह पर संसार को ले लीजिए और डोरी की जगह पर ब्रह्म को ले लीजिए, और वहां टॉर्च की लाइट थी और यहाँ ज्ञान का प्रकाश है। और जैसे हमें लगता है अरे हाँ ये तो डोरी है, खाली पीली इधर उधर मैं बूमा बूम करते भटक रहा था, सांप है सांप है सांप है। और जैसे ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है इस ज्ञान के प्रकाश में, तो हमें लगता है ओ ये तो ब्रह्म है, यानी तो ये मेरा ही स्वरूप है। इसी तरह स्वप्न में से जब भी हम जाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि सामने जो दुनिया है वो तो स्वप्न था, ये जो सामने दिख रहा है वो मेरी दुनिया है, वैसे ही ये दुनिया जो दिख रही है वो भी जब हम ब्रह्म में जाग जाएंगे तो ये दुनिया हमें स्वप्न की भांति दिखाई देगी। और इस जगत के बारे में भी, संसार के बारे में भी हम कहेंगे अरे ये तो स्वप्नवत था, संसार स्वप्नवत है, ऐसा हम बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं। तो जब भी पूर्ण चैतन्य में जब हम जागरूक होते हैं तो तभी इस जगत को भी हम रज्जू के सर्प के भांति देखेंगे, है भी और नहीं भी है, इट इज देयर और इट इज नॉट देयर ऑल्सो। तो हम उसको रियल भी बोल सकते हैं और इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। जगत है, सामने दिखता है इसलिए है, और वो नहीं है क्योंकि हम अभी हमारी ऊर्ध्व कक्षा में ब्रह्म में जागरूक हो गए ज्ञान के प्रकाश में। तो ये जो समझ है, ये जो एनालिसिस है, वह यानी ये जो जागरूक अवस्था और स्वप्न अवस्था की जो समझ है, एनालिसिस जो है, वही एनालिसिस हमें आगे हमारा और परमात्मा के बीच में जो रिश्ता है वो समझने में हमारी मदद कर सकता है। जैसे स्वप्न जागरूक अवस्था के साथ संबंधित है, इसी तरीके से हम इस अवस्था में जो है वो परमात्मा के साथ संबंधित है। तो जैसे हमारे लिए स्वप्न है, इस जागरूक अवस्था में, इस मनुष्य शरीर के भाव में हम जब भी स्वप्न देखते हैं तो हमें स्वप्न दिखाई देता है। जब भी हम परमात्मा में जागरूक हो जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस उसमें जब भी मिल जाएगी परमात्मा की कॉन्शियस के साथ, तब
हमें ये जो मनुष्य देह में जो भी हमने सब कुछ किया है वो या तो कर रहे हैं, वो सब हमें उसी स्वप्नवत दिखेगा कि अरे वो तो स्वप्न था। और स्वप्न को बनाने वाले भी हम हैं। यानी जागृत अवस्था में जो व्यक्ति है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे द सब्जेक्ट इन द वेकिंग स्टेट, यानी कि हम, वैसे ही जैसे हम स्वप्नों को बनाते हैं वैसे परमात्मा इस विश्व को बनाते हैं। और जब भी आप स्वप्न से जाग जाते हैं और जागृति में आ जाते हैं, तो वही प्रकार की जागृति इस जगत में से जब भी परमात्मा में हम जागृत हो जाएंगे तभी होगी। और हम इस बात पर रुक रहे थे कि जब भी हम स्वप्न में से जाग जाते हैं तो हमारा कुछ जाता है? डू वी लूज एनीथिंग? कुछ नहीं। स्वप्न में थे, जाग गए, बात खत्म हो गई। इसी तरह जब भी हम परमात्मा में जागृत हो जाएंगे, इस जगत में से जागृत होकर ज्ञान का प्रकाश मिलने के बाद परमात्मा में जागृत हो जाएंगे, तब भी हम कुछ गंवाने वाले नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। तो जैसे स्वप्न में से जागृत होने के समय पर हम वी डोंट लूज एनीथिंग, सिमिलरली सेम रूल अप्लाइज जब भी हम परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा। व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ गॉड रियलाइजेशन वी लूज नथिंग। यानी इस जगत के जो हमारे सारे पोजेशंस हैं, वो सारे पोजेशंस जब ये जागृति आने के बाद हाथ से ऐसा लगता है कि छूट गया, लेकिन हमें उसका कोई गम नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। आपकी 50 करोड़ 100 करोड़ की बैंक बैलेंस है, लेकिन जिस दिन आप परमात्मा में जागृत हो गए उस 100 करोड़ की कोई कीमत नहीं रहेगी, मिट्टी की तरह हो जाएगा। उसका कोई अर्थ ही नहीं। इट इज नो मीनिंग। यू आर अवेकन्ड इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो जैसे स्वप्न में से हम जब भी जागते हैं तभी स्वप्न में हमारी जो भी दुनिया थी हम कुछ गंवाते नहीं है। जागृति होने के बाद स्वप्न में हम राजा थे, जागृत होने के बाद वो राज्य चला भी गया तो राज्य चला जाने का जैसे कोई गम नहीं है, वैसे ही इस जगत में से जब भी हम परमात्मा में प्रवेश कर जाएंगे तो इस जगत की कोई भी चीज हमारे हाथ से छूट गई उसका हमें कोई गम रहेगा नहीं। इस बात को जरा आप एक्स्ट्रापोलेट करिए। यदि कभी न कभी हमें ये जागृति में आना है, इसके लिए ये सभी उद्यम हम कर रहे हैं कि जिसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं या तो जागृति की स्थिति कहते हैं, ज्ञान की स्थिति कहते हैं, तो जब भी ज्ञान की स्थिति में तो हमें जाना ही है। इसके लिए तो सब हम कर रहे हैं। तो एक न एक दिन हम वहां जाने वाले हैं उस कक्षा में। तो जिस दिन उस कक्षा में हम जाएंगे तभी तो सब छूट जाने वाला है और ये छूटने का कोई गम रहने ही वाला नहीं है। तो तभी भी छोड़ना है, आज भी छोड़ना है। तो काले छोड़वा करता आज ये छोड़ी दियो ने मगजमारी कशाला, डोके दुखी नको। ये बात जैसे जैसे दिमाग में आती जाएगी जरा देखना, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस बट ए श्योर प्रोसेस। संसार के साथ का हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। मोर एंड मोर वी कीप थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। जैसे जैसे हम इस बात के ऊपर गौर करते चलेंगे, इसका हमारे मन में मनन होता रहेगा, अरे यार कभी ना कभी तो इसको छोड़ना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप बंबई से कलकत्ता जा रहे हैं, या तो मान लीजिए बंबई से रामेश्वर कन्याकुमारी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं ट्रेन में। बराबर है। दो 2-3 दिन का सफर है, साथ में पैसेंजर्स हैं, बराबर है।
अभी आप भी रामेश्वर जा रहे हैं, आपके बगल वाले की बर्थ पर जो बैठे हैं वो भी रामेश्वर जा रहे हैं, आप दोनों साथ में, तो चलो 3 दिन साथ में ही चलना है। तो बातें चीतें सब कुछ होती है, खाना पीना, ये स्टेशन पे उतर के वो ये लेकर आए, हम वो लेकर आए, उसने वो कुछ पकौड़े लेकर आए, हम कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, वगैरह 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 सब चलता है। लेकिन हमें एक बात की मन में पता है कि ये जो भी है 3 दिन का मामला है। बाद में रामेश्वर उतर के वो अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर, वो अपनी होटल में चले जाएंगे, हम हमारे होटल में चले जाएंगे। यानी जैसे वो नाता टेम्पररी है, 3 दिन का है, ये नाता 30 साल का है या तो 50 साल का है, लेकिन ओनली डायमेंशन क्या है, समय का ही फर्क है, इवेंचुअल रिजल्ट इज द सेम। तो जिस दिन परमात्मा के साथ हमारा हैंडशेक हो जाएगा तो जगत के साथ हम अलविदा कर देंगे। तो जैसे वो भाई साहब जो हमारे बगल की बर्थ में बैठे थे, जो फैमिली बैठी थी, चलो आओ जो जय श्री कृष्ण फरी थी मलसू क्या रहे, एक मजा, ध्यान रखो वगैरह वगैरह करके निकल जाते हैं। वैसे यहां भी जब हमारी भी मृत्यु की घड़ी आती है तो इतनी आसानी से हम हमारे घर वालों को कह सकते हैं कि चलो भाई जय श्री कृष्ण, अभी जाने की घड़ी आ गई है। मृत्यु का डर नहीं रहेगा और मृत्यु उत्सव बन जाएगा। और यदि ऐसी मानसिक स्थिति में मृत्यु आ गई, मोक्ष मिल जाएगा तो अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली अगला जन्म मिलेगा तो इससे बहुत अच्छा मिलेगा। क्या यानी ये जो सांसारिक स्वप्न है उसमें से जागृति आने में आपको कुछ गंवाना नहीं है, लेकिन प्राप्ति एक चीज की जरूर होगी और वो होगा निजानंद। अंदर से एक प्रकार की खुशी की लहर दौड़ेगी कि मैंने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया, मैंने अपने आप के साथ अनुसंधान कर लिया, मैंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। आई एम इन यूनिजन विथ माई सेल्फ। और उसका जो आनंद है वो कुछ अलग है। तो ये जो तत्व मीमांसा है स्वप्न की दुनिया का और जागृत अवस्था का, वैसे ही जैसे स्वप्न हमारे मन में चलता है वैसे ही जागृत जगत जो है वो मनमोहन में चलता है। जैसे हमारा स्वप्न हमारे मन में, जब हम सपना देखते हैं तो हमारा मन स्वप्न देखता है ना, तो जैसे स्वप्न हमारे मन में चलता है वैसे ये जो जागरूक जगत जो हम देख रहे हैं वो मनमोहन में चलता है। मनमोहन यानी वो फेटे वाला गूंगा मनमोहन नहीं है। सो यानी ड्रीम वर्ल्ड इज नॉट आउटसाइड आवर माइंड, और ये जो वेकिंग वर्ल्ड जो है वो इट इज नॉट आउटसाइड द एब्सोल्यूट, यानी ब्रह्म के मन में ही है, वो ब्रह्म के बाहर नहीं है। जैसे स्वप्न हमारे मन में है वैसे ही ये जागृत विश्व जो है वो ब्रह्म में समाया हुआ है, जैसे स्वप्न हमारे में समाया हुआ था। स्वप्न जो है वो मात्र एक आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये मानस शास्त्रीय या तो मानसिक प्रश्न है। क्योंकि हमारा मन जो है वह अपने ही घर में या तो इट्स ओन अबोर्ड कहेंगे उसमें वो जाता है। यानी इस जगत के इंद्रिय गम्य जो भी सेंसेसरी कार्य हैं, इंद्रिय गम्य कार्य जो हैं, उसमें से निवृत्त होकर
मन अपनी जगह पर जाके शांत हो जाता है जब भी हम निद्रा की स्थिति में आते हैं। नाउ वी आर कंपेयरिंग द टू स्टेट ऑफ वेकिंग एंड स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग रादर। स्वप्न की अवस्था और जागृत अवस्था, ये दोनों की अभी कंपैरिजन चल रही है। तो जागृत अवस्था में मन बहिष्प्रज्ञ है, बराबर, और जागृत अवस्था में मन स्थूल भुक है। इसका अगला श्लोक जो हमने कर लिया, बराबर। यानी हम बाहर की ओर देखते हैं और ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को। स्वप्नावस्था में हम अंतःप्रज्ञ हैं, यानी कि अंदर देखते हैं, और हमारा मन जो है वो प्रविविक्त भुक है, यानी कि वो स्थूल वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, वो सूक्ष्म वस्तुओं की ओर ध्यान देता है, सूक्ष्म वस्तुओं के साथ नाता बनाता है। लेट अस पुट इट दिस वे। जागृत अवस्था में हम स्थूल वस्तुओं के साथ नाता बनाते हैं। स्थूल वस्तु यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से हम उनका उपभोग कर सकते हैं। वी डिराइव द सेंसेशनरी प्लेजर्स आउट ऑफ दैट। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इंद्रियां जो है वह स्थूल रूप में इस संसार की चीजों के साथ अपना संबंध बनाती है। स्वप्न में कार्य वही होता है, लेकिन हमारी स्थूल इंद्रियां पार्टिसिपेट नहीं करती, और इसलिए इसको अंतःप्रज्ञ कहा गया। इट इज इंटरनली कॉन्शियस। और ये जो मन जो है वह बाहरी विश्व के, सॉरी, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियातीत होकर अंदर की ओर देखता है। और फिर क्या होता है? आंखें बंद हैं, बराबर। अभी हम स्वप्नावस्था में हैं, राइट। तो आंखें बंद है, फिर भी हम देखते हैं। कान वैसे नहीं सुनते हैं। कई लोगों को इतनी गहरी निद्रा आ जाती है, स्वप्न में हैं आप, स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन इतनी गहरी निद्रा में स्वप्न देख रहे हैं कि बाजू में ढोल बजा तो बाहर के ढोल सुनाई नहीं देंगे, लेकिन स्वप्न में आपको वहां नाच रहे हैं आप किसी की बारात में, तो वहां कान सुन रहे हैं, लेकिन यहां कान बंद है, राइट। वैसे ही अभी तो यहाँ मुंह बंद है, आप कुछ खा नहीं रहे, चबा नहीं रहे हैं, लेकिन वहां तो किसी की शादी में गए थे, बारात में नाचे भी सही, और फिर वहां जो पूरा स्प्रेड है उसका आनंद ले रहे हैं भोजन का। एंड यू आर टेस्टिंग थिंग्स, मजे भी आ रहे हैं स्वप्न में। यानी जो भी हमारी सेंसेशनरी प्लेजर्स है वो सारी हमें वहां स्वप्न में उपलब्ध होती है, सूक्ष्म स्वरूप में। हालांकि हाथ में कुछ नहीं है, स्थूल रूप में कुछ नहीं है। तो मन जो है वह अपने आप को स्वप्न में प्रोजेक्ट करता है, और जैसे जागृत अवस्था में हम इस संसार के साथ संबंध बनाते हैं, वैसे ही स्वप्न अवस्था में भी हम संबंध बनाते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल संबंध है, सूक्ष्म अवस्था में वो सूक्ष्म संबंध है, उतना ही फर्क है। अच्छा, अभी स्वप्न में क्या होता है? जागृत और स्वप्न में एक फर्क है। जागृत अवस्था में पहली और दूसरी विभक्ति अलग अलग है, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। मैं अलग हूं, बटाटा बड़ा अलग है, बराबर। मैं खाने वाला सब्जेक्ट हूं, बटाटा वड़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है, मेरा वस्तु है वो। स्वप्न में मन अपने आप को दो हिस्से में डिवाइड करता है। सब्जेक्ट भी वही बनता है और ऑब्जेक्ट भी वही बनता है।
इसके लिए हमारे में एक फ्रेज है, ख्याली पुलाव। अरे भाई, ख्याली पुलाव मत पकाओ। अभी जब भी हम ख्याली पुलाव पकाते हैं तो क्या होता है, हम ही हैं, पुलाव भी हम पकाते हैं और वही पुलाव हम भी खाने वाले हैं, सब्जेक्ट भी हम हैं और ऑब्जेक्ट भी हम हैं। सो स्वप्न को देखते भी हम हैं और वही जो जगत हम देख रहे हैं वो भी हम ही हैं। यानी दैट इज अ ड्रीम एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रीम, वी आर द पार्टिसिपेंट। चलिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि किसी सिनेमा घर में संगम फिल्म चल रही है, राज कपूर की, बराबर। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, वो गाना चल रहा है और राज कपूर उसी थिएटर में बैठकर वो संगम फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पे भी राज कपूर है, देखने वाला भी राज कपूर है। स्वप्न में वही होता है, स्वप्न देखने वाले भी हम हैं और स्वप्न में पार्टिसिपेट भी हम ही कर रहे हैं। और जैसे स्वप्न पूरा हो गया तो स्वप्न में पार्टिसिपेट करने वाले हम और स्वप्न में जो भी हमने जो कुछ देखा वो सब एकत्रित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इट कम्स बैक इनटू द सेम माइंड। यानी राज कपूर वहां बैठकर पिक्चर देख रहे थे, संगम देख रहे थे, तभी पर्दे पे कुछ और दिखाई दे रहा था, यहां राज कपूर बैठे हुए हैं। जैसे पिक्चर पूरा हो गया, राज कपूर को क्या एहसास होगा, अरे वो मैं ही था, पर्दे पे जो नाच रहा था दैट वाज मी ओनली, राइट। और यही ईश्वर साक्षात्कार की घड़ी है, या तो ब्रह्म साक्षात्कार की घड़ी है, आत्म साक्षात्कार की घड़ी है, कि जैसे ही ये जगत का नाटक, जगत का पिक्चर पूरा हो गया, बराबर, और सिनेमा थिएटर की लाइट्स जल गई, तभी तक अंधेरा था, पर्दे पे देख रहे थे हम, वैसे हम भी अभी अज्ञान के रूपी अंधेरे में बैठे हैं। जैसे पिक्चर खत्म हो गया, स्वप्न पूरा हो गया, लाइट हो गई, तो क्या है, अरे वो पर्दे पे नाच रहा हो तो मैं ही था, राज कपूर को लगेगा ना, वैसे ही हमको भी लगेगा जब ये ब्रह्म साक्षात्कार होगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईश्वर साक्षात्कार। ये साक्षात्कार की घड़ी ये यही है कि हमें पता चलेगा, अरे वो तो मैं ही था, ये जो सब नाटक चल रहा था इट वॉज मी। और इसी बात को नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। वही ब्रह्म हम है, वही ब्रह्म है हूं, वहां में वही ब्रह्म नाच रहा था और वही ब्रह्म देख रहा था। वही राज कपूर पिक्चर में नाच रहा था और वही राज कपूर बैठ के देख रहा है। और पिक्चर खत्म हो गया, राज कपूर को पता है, ओ इट्स मी ओनली, मैं ही हूं, इट्स माई सेल्फ। ये साक्षात्कार की घड़ी है। तो ये दिस सिमिलर यूनियन टेक्स प्लेस, दिस इज गॉड रियलाइजेशन, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। तो जो जगत को हम बाहर देख रहे हैं वही जगत मेरा बनाया हुआ है ऐसा एहसास होने लगेगा। यानी वो जो स्वप्न था मेरा ही था, जब जागरूक हो गए तो पता चला, अरे वो तो इट वॉज माई ड्रीम। वैसे ही लगेगा, ओ ये दुनिया भी मेरी ही थी, राइट। और फिर क्या होगा,
जब भी राज कपूर पिक्चर देख रहे हैं, बराबर है, और पिक्चर देखते देखते यदि राज कपूर को अनुभूति हो ही रही है, और हो रही है, मान लीजिए कि भाई वो राज कपूर जो नाच रहा है वो भी मैं हूं, ये भी मैं ही हूं, अगला सीन क्या आने वाला है वो राज कपूर को मालूम है, जो यहां सीट पर बैठा है, बराबर। वैसे ही जब हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा तो आगे क्या है हमें पता चल जाएगा, आज मालूम नहीं है, राइट। और इसको ही हम कहते हैं सर्वज्ञता, ओमनिसियंस। आप सर्वज्ञ हो जाओगे, क्योंकि राज कपूर को मालूम है कि आगे तक क्या हो गया वो भी मालूम है, और अभी क्या आने वाला है वो भी मालूम है। यू नो द पास्ट, यू आर देयर इन द प्रेजेंट एंड यू आल्सो इन द फ्यूचर। त्रिकाल ज्ञानी आप हो जाओगे। ओमनिसियंस, इसको बोलते हैं सर्वज्ञता। यानी जब भी ब्रह्म में जागृति हो जाएगी हमारी, तो ये सारा विश्व अदृश्य हो जाएगा हमारे सामने से, और जो भी कुछ है संपूर्ण ज्ञान आपके सामने खुल जाएगा, यानी मास्टर पासवर्ड मिल जाएगा आपको। जैसे स्वप्न में क्या था वो सब हमें पता चल गया जब जागृति आ गई। तो ये जो स्वप्न की दुनिया थी वो हमारे बाहर नहीं थी, हमारे अंदर ही थी। वैसे ही ये जो जागृति की दुनिया है वो ब्रह्म के अंदर ही है, ब्रह्म के बाहर नहीं है। तो जिस तरीके से हम स्वप्न की दुनिया को हमारे जागृत मन में समा लेते हैं, वैसे ही ये जागृति वाली दुनिया है वो ब्रह्म साक्षात्कार के घड़ी में उसमें समा जाएगी। और यही परमात्मा का परम चैतन्य, कॉस्मिक माइंड ऑफ ईश्वर। तो यदि हम जीव भाव से देखें माइक्रो लेवल तक, तो हमारे जो स्वप्न की जो अनुभूतियां थी वह हमारी जागृत अवस्था की कुछ झांकियां थी, ऐसा मान के चलते हैं कि जो स्वप्न था वो, ये हमारी मान्यता है कि जो जागृत अवस्था में हम करते हैं वो स्वप्न में दिखाई देता है। नॉट ऑफ दिस लाइफ, प्रीवियस लाइफ ऑल्सो, आगे की जो जन्म थे उसमें भी जागृत अवस्था में हमने जो कुछ किया होगा उसकी जो इंप्रेशन है वही स्वप्न बनकर हमारे सामने आती है। लेकिन इसको आप ब्रह्म के लेवल पर देखने को जाओ, मैक्रो लेवल पर, यानी हमारी जागृत अवस्था में विश्व है, स्वप्न अवस्था में तेजस है, उसका करस्पॉन्डिंग ब्रह्म के लेवल में विराट है और हिरण्यगर्भ है, बराबर है। जागृत में विराट है, स्वप्न में हिरण्यगर्भ है। तो हमारी जो स्वप्न की दुनिया जो तेजस है वह हमारी जागृत अवस्था के विश्व की रिफ्लेक्शन है, ऐसा हम लूजली कह सकते हैं। लेकिन हिरण्यगर्भ और विराट के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है, यानी कि हिरण्यगर्भ विराट की इंप्रेशन नहीं है, जैसे तेजस जो है वह विश्व की इंप्रेशन है, जागृत की इंप्रेशन स्वप्न में है हमारे जीव लेवल पर। लेकिन ब्रह्म के लेवल पर हिरण्यगर्भ जो तेजस का इक्विवेलेंट है और विराट जो है वो विश्व का इक्विवेलेंट है, वो इक्वेशन ब्रह्म के लेवल पर नहीं है। ओके, हिरण्यगर्भ और विराट को एक 2 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं।
आइए स्वप्नावस्था में, हमारी स्वप्नावस्था में हम चलते हैं जीव के लेवल पर। जब भी आप स्वप्न देखते हैं ज्यादातर, हाँ, आई मीन ये पूरा एग्जाम्पल एग्जैक्टली फिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मोर और लेस ऐसा होता है स्वप्न में। आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में अपने आप को देख रहे हैं, बराबर है, और आप दुबले पतले व्यक्ति हैं, बराबर, सिंगल फसली। तो जब ये स्वप्नों में आप अपने आप को देखोगे तो क्या 200 किलो का वजनदार व्यक्ति देखोगे? विल यू सी योरसेल्फ एज फैट पर्सन? आप स्वप्न में अपने आप को देख रहे हो, बराबर है, स्वप्न चल रहा है आपका जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू आर लुकिंग योर ओन सेल्फ इन द ड्रीम। तो जागृत अवस्था में आप दुबले पतले हैं, स्वप्न में आप मोटे दिखाई दोगे क्या? या तो लेट अस टेक फर्दर दिस थिंग, जागृत अवस्था में यदि आप महिला है तो स्वप्न में आप अपने आप को पुरुष के रूप में देखोगे क्या? नहीं। यदि जागृत अवस्था में जो हम हैं वही हम अपने आप को स्वप्न में देखेंगे ना। यू नॉट सी योरसेल्फ एज डिफरेंट इन ड्रीम। तो स्वप्नावस्था में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह जागृत अवस्था के हमारे स्थूल शरीर से अलग नहीं होगा। यानी उसका जो शेप साइज वगैरह जो है, ये शरीर जो है वो मोर और लेस वैसा ही रहेगा। यानी यही कास्ट, यही मोल्ड से बना हुआ वो स्वप्न में दिखेगा, इसकी ही छवि होगी वहां। और इसलिए दोनों श्लोक में उसको सप्तांग और एकोनविंशति मुख कहा गया है, बराबर। सप्तांग की बात भी जो हुई और एकोनविंशति मुख हो गई, वो स्वप्न और जागृत अवस्था में सेम है। तो जागृत अवस्था में विश्व सप्तांग है, एकोनविंशति मुख है, वैसे ही तेजस अवस्था में भी वह स्वप्न स्थान में सेम सप्तांग है, सेम एकोनविंशति मुख है। हिरण्यगर्भ और विराट में फर्क इतना है, अभी ना ये माइक्रो लेवल, ये जीव लेवल पर थे हम, अभी ब्रह्म के लेवल पर आ जाइए। तो मैक्रो लेवल पर हिरण्यगर्भ और विराट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा जागृत और स्वप्न में था वैसा। लेकिन हिरण्यगर्भ जो है वो विराट से ज्यादा सूक्ष्म है। यानी दोनों में फर्क इतना ही है कि वो सूक्ष्मता का फर्क है। तो जब भी ये ब्रह्म साक्षात्कार होगा तभी हमें हिरण्यगर्भ और विराट दोनों स्थिति एक ही दिखेगी, मात्र हिरण्यगर्भ विराट से थोड़ा सूक्ष्म दिखेगा। अभी इसकी अनुभूति हमें नहीं होती है, नहीं हो रही है, लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो जिन्होंने इसकी अनुभूति करी है उन्होंने हमारे सामने रखी हुई है। नाउ इट इज फॉर अस to decide whether to have faith in that or not. और यदि आपको विश्वास नहीं आता है तो शनिवार को आ जाइए 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में अश्रद्धाना वाला जो श्लोक है वो देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहां ये बिलीफ लेकर हमें चलना है कि हमें इसका अनुभव तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसकी अनुभूति करी है वो हमारे सामने ये बात रख रहे हैं। और इस बात में विथ ऑल दीज एग्जाम्पल्स दैट वी हैव सीन, अभी तक जो भी बातें हमने करी, जो भी क्रोनोलॉजियां देखते रहे, जो भी सिमिलैरिटीज हम देखते गए, तो दिस इज कॉल्ड ए डिडक्टिव लॉजिक। यहां तक सही था तो ये भी सही होगा।
तो जागृत अवस्था में स्थूल है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म है, उतना दोनों में फर्क है। बाकी दोनों में सप्तांग है, 19 मुख है। वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंट्रोवर्ट, एक बहिर्मुख है, एक अंतर्प्रज्ञ है। अभी यह जो स्वप्न अवस्था है और जागृत अवस्था है, उसके ऊपर मानस शास्त्रियों ने भी अध्ययन किया है। अभी हम यहां जो बात कर रहे हैं वेदांत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यदि स्थूल विश्व में वापस आ जाएं, एंड इफ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट्स, तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर अध्ययन किया है। और कुछ विश्व के गिने चुने 2-3 नाम आपको यदि बता दें, तो एक तो साइमन फ्रॉड थे, दूसरे अल्फ्रेड एडलर थे, तीसरे कार्ल जंग या तो कार्ल युंग थे। ये सारे जो थे, उन्होंने भी इस स्वप्न और जागृति अवस्था की एनालिसिस करी है, यानी कि इन शॉर्ट मन की एनालिसिस करी है। They have thought about mind, they have thought about conditions of mind, they have thought about the situations of mind. और मजे की बात यह है कि पश्चिम के विचारकों ने, पश्चिम के जो साइको एनालिसिस ने इस स्वप्न की और जागृति की जब भी उन्होंने एनालिसिस करी, तो उन्होंने कुछ जो तारतम्य जो निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, वो भी कुछ अजीब से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइमन फ्रॉड ने कहा कि स्वप्न जो है ये हमारे व्यक्तित्व, આપણે એમ કહે ને કે આપણે આ જલેબી જેવા સીધા નથી, આપણે જલેબી જેવા સીધા છીએ આપણે, રાધર दैट इज वी आर कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज। हमारा जो व्यक्तित्व है वह थोड़ा अटपटा है। और साइमन फ्रॉड ने सीधा कहा कि जो स्वप्न जो आता है वह हमारी is attributed it directly to sex। हमारी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है उसका रिफ्लेक्शन स्वप्न में आता है, ऐसा साइमन फ्रॉड का कहना है भैया। और मैंने उनको इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया, जो भी कुछ जानने को मिला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और अदर परोस रहा हूं, बट दैट इज हिज कंक्लूजन। तो ये जो एडलर हैं, अल्मन एडलर, उन्होंने कहा कि हमारे में जो न्यूनता का भाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से हम स्वप्न में अपने आप को कुछ ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक वो सही है, क्योंकि हम जो नहीं हैं इस विश्व में उससे कुछ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं स्वप्न में। सो एडलर, जो अल्फ्रेड एडलर है, वो हमारी इंफीरियरिटी फीलिंग्स को वो एट्रीब्यूट करते हैं। और कार्ल जंग भी मोरलेस उनके साथ उन्हें डिफरेंट नोट, बट ही इज हार्पिंग ऑन द सेम थिंग, उसी बात के ऊपर वो बात कर रहे हैं। कार्ल जंग का कहना है कि हमें
आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश होती है, वी हैव एन इनबिल्ट अर्ज फॉर ग्रोथ, और हमारा एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहरी विश्व के साथ का हमारा नाता, और इंट्रोवर्ट यानी कि हमारा हम जो अंदर से जो हैं उनके बीच में एक प्रकार का सामंजस्य बनाने की हम कोशिश करते हैं, और ये जो सारी सारी हमारे जो भाव हैं वो स्वप्न में रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी बेसिकली तीनों की बातें यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम जो हैं उससे कुछ अपने आप को ज्यादा स्वप्न में देखना पसंद करते हैं। इन शॉर्ट यदि इसको पूरी समरी करें तो whatever we are in the waking world, we want to see ourselves as our better image in the dream world. लेकिन ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी बातें पूरी पूरी सही नहीं है। उन्होंने जो भी बातें करी है उसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे लिए, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। दे आर नॉट होली राइट, 100% सच्चे नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वह हमारे जागृत मन से सुषुप्त मन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, और कुछ हद तक अनकॉन्शियस लेवल तक जाते हैं। वो हमारा जो मन है उसके कुछ विभाग हैं, एक पूर्ण जागृत कॉन्शियस, दूसरा अर्ध जागृत सबकॉन्शियस, तीसरा सुषुप्त यानी अनकॉन्शियस। यहां तक तो ये लोग जा पाए हैं, यानी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक जा पाए हैं। कुछ हद तक अनकॉन्शियस को उन्होंने छुआ है, लेकिन हमारी जो चौथी कक्षा है जो स्पिरिचुअल की, अध्यात्म की, उसका उनको कोई अंदाज ही नहीं है। ये जो चतुष्पाद है उसकी बात हो रही है। हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, जो अध्यात्म की जो बात है वो तुरीय वाली बात है। तो ये जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जागृत, स्वप्न और कुछ हद तक थोड़ा बहुत छुआ है उन्होंने अनकॉन्शियस को, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त मन तक पहुंच सके हैं। तुरीय के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। दे डोंट नो व्हाट इज स्पिरिचुअल, क्योंकि आत्मा क्या है वह उनको पता नहीं है। तो उनके लिए मन जो भी है वो या तो कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, या तो अनकॉन्शियस है। उसके आगे वो तुरीय वाली बात उनके पास नहीं है। तो ये जो साइको एनालिस्ट्स हैं वह साइकोलॉजिस्ट से थोड़े अच्छे हैं। साइकोलॉजिस्ट इज मानवशास्त्री। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट। साइकोलॉजिस्ट है वो मानसशास्त्री है, वो मात्र और मात्र हमारी जागृत अवस्था के साथ उनके ताल्लुकात हैं। दहीसर में हमारे रहने वाले काफी मित्र हैं, और उन्होंने डॉक्टर सावे का नाम सुना होगा। और डॉक्टर सावे जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी जागृत अवस्था में जो हम करते हैं उसके साथ उनका ताल्लुकात होता है और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उससे ऊपरी कक्षा जो है साइको एनालिस्ट की है, वह सबकॉन्शियस लेवल तक जाते हैं, कॉन्शियस से थोड़ा अंदर जाते हैं। और यह हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है वह
हमारी बहुत सारी वृत्तियों से भरे पड़े हैं। चलो, आई थिंक विल स्टॉप हियर, विल पॉज हियर। ये बात थोड़ी अच्छे से करनी है, तो अगले शनिवार को करेंगे। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। મારા ગોટા થઈ જાય છે કે ક્યાં રોકાણા ને ક્યાંથી ચાલુ કરવું। Anyway, देखेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।